I had scored 100 out of 100 in PCM all three and this is my mark sheet. आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैंने 100 आउट ऑफ 100 PCM तीनों में स्कोर करा था इन क्लास 12th। ये कोई रैंडम टिप्स नहीं रहने वाली है, ये एक्चुअल स्ट्रैटेजी है जो मैंने फॉलो करी थी। सारे पॉइंटर्स जो भी मैं बताऊंगी ना वो मैंने खुद इंप्लीमेंट कर रखे हैं, तभी जाके मैं 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाई थी। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम अंजलि वर्मा। आई हैव taught at Physics Wala, Unacademy and Adda 24/7 and now I am back on my channel। तो आज हम यही पूरा डिस्कस करेंगे एंड ये वीडियो ना बहुत ज्यादा रैंडम रहने वाली है, ठीक है। जितनी चीजें मैं अपने भाई को एज अ सिस्टर बताती हूँ बस उसी तरीके से हर एक चीज मैं आप लोगों को एज अ बड़ी दीदी बताने वाली हूँ। तो प्लीज यार हर एक टिप को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग फॉलो करना। एंड सॉरी फॉर द सेटअप, ठीक है, अभी काफी सारी चीजें जो है वो अरेंज हो रही हैं। टिल देन यू गाइज विल हैव टू बेयर विद दिस पर्टिकुलर सेटअप, ठीक है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहली चीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग डिसाइड करो कि कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको इजी लगता है और कौन सा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि उसी सब्जेक्ट पे आप सबसे ज्यादा फोकस करोगे जो कि आपको डिफिकल्ट लगेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल मुझे ना मैथ्स सबसे ज्यादा आसान लगता था और अभी भी बहुत ईजी लगता है, ठीक है। तो वो मेरा इजी सब्जेक्ट हो गया एंड दैट इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। फिर उसके बाद कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं। जैसे मेरे लिए ऐसा होता था कि कभी मुझे फिजिक्स डिफिकल्ट लगता था और कभी मुझे ना केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगता था। तो मैं क्या करती थी, मैथ्स तो मैं ऑलमोस्ट डेली ही करती थी, बट जैसे मान लो आज मैंने फिजिक्स कर लिया तो मैं दूसरे दिन फिर केमिस्ट्री कर लेती थी। बट मैं ना हमेशा यही ध्यान रखती थी कि मैं दिन के मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट ही लूं, उससे ज्यादा सब्जेक्ट में ना लूं, ठीक है। सो मैक्सिमम यू गाइस हैव टू टेक 2 सब्जेक्ट्स इन अ डे। एक आपका इजी हो जाएगा और एक आपका डिफिकल्ट हो जाएगा। इस तरीके से क्या होगा कि बैलेंस बना रहेगा, सो दैट आप अच्छे तरीके से पढ़ भी सको और बहुत ज्यादा ना ऐसा ना लगे कि बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग यार डिसाइड करो कि आपको एग्जैक्टली पढ़ना कहाँ से है। अगर स्कूल में अच्छे तरीके से हर एक चीज समझ में आ रही है, डिटेल में टीचर पढ़ा रहे हैं, जल्दी जल्दी नहीं भगा रहे हैं, तो आप उनसे ही अच्छे से पढ़ो। अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं पढ़ा रहे हैं, आप ट्यूशन जा सकते हो, कोचिंग जा सकते हो, यूट्यूब से पढ़ सकते हो, कोई बैच भी ऑनलाइन खरीद सकते हो, है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं ऑलरेडी। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि एग्जैक्टली आपको पढ़ना किधर से है। जैसे मैं अपना बताऊं तो फिजिक्स के लिए मेरे टीचर अच्छे से पढ़ाते थे और बाकी मैं ट्यूशन जाती नहीं थी फिजिक्स के लिए, मैं सिर्फ रेफरेंस बुक्स और सेल्फ स्टडी से पढ़ लेती थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आई होप आप लोगों को क्लियर है। तो सबसे पहले डिसाइड कि आपको एग्जैक्टली पढ़ना किधर से है। जब आपने डिसाइड कर लिया है तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आप लोगों को फिजिक्स के लिए कैसे पढ़ना है। तो फिजिक्स के लिए आपको सबसे पहले तो चैप्टर पढ़ना है टीचर से, जहां से भी पढ़ रहे हो। तो वो आपकी पहली बार की रैंडम स्टडी हो गई, क्योंकि वो हमारे दिमाग में तो जाता नहीं है, वो बिल्कुल पैसिव टाइप होता है, एक्टिव लर्निंग तो नहीं हो रही होती है ना। तो सबसे पहले आप लोगों ने टीचर से पढ़ लिया। उसके बाद आपको खोलनी है एनसीईआरटी। फिजिक्स की एनसीईआरटी ना मुझे थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती थी, तो मेरे पास एक रेफरेंस बुक थी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए। तो फिजिक्स के लिए मैं क्या करती थी ना, एनसीईआरटी मुझे जहां पर नहीं समझ में आती थी उसके लिए मैं रेफरेंस का यूज करती थी। अब वहां पे मैंने अच्छे तरीके से पढ़ लिया कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है, रेफरेंस में क्या लिखा है, मुझे समझ में आ गया। फिर आपको बनाने हैं खुद के हैंड रिटन नोट्स। यस, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे तो मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स भी इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करे हैं, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि आप लोग अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स ना जरूर से जरूर बनाओ, ठीक है। अब नोट्स बन गए, फिर से उनको रिवाइज करो, पढ़ो कि अच्छा ठीक है अब एक्टिव लर्निंग हो रही है कि हर एक चीज ना हमें अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, चलो जी टीचर से पढ़ लिया है, नोट्स बन गए हैं, हो गया ना, पढ़ लिया, चैप्टर खत्म। फिर जब आते हैं क्वेश्चंस तो कहते हैं कि यार ये क्या हो गया, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है, ये तो क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है। मैक्सिमम बच्चे यही कहते हैं कि मैम क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं। क्यों नहीं बन पा रहे हैं? क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं करी ना। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन बैंक खरीद लेना है, ठीक है। अब कौन सा क्वेश्चन बैंक खरीदे, तो आप लोग ओसवाल पब्लिशर्स के क्वेश्चन बैंक को प्रेफर कर सकते हो। काफी बढ़िया क्वेश्चन बैंक्स हैं, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। हर एक सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन बैंक्स अवेलेबल हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बीट हमारे एमसीक्यूज या फिर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, असर्शन रीजन, वेरी शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग, जितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना सारे यहाँ पे गिवन है। तो आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन को जरूर से जरूर चेक कर लेना एंड ये क्वेश्चन बैंक अपने लिए मंगा लो, सो दैट हर टाइप के क्वेश्चन ना आप लोग प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी बहुत जरूरी हैं। अगेन ओसवाल पब्लिशर्स के ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं अवेलेबल हैं, प्रॉपर यहाँ पे सोल्यूशन भी गिवन है। तो मैं ट्राई करूंगी कि उस बुक की भी लिंक प्रोवाइड कर दूं, तो आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, ठीक है। तो हमें इतना तो समझ में आ गया कि फिजिक्स में हमें कैसे कैसे पढ़ना है। अब केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि दोनों ही हमारे पास थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स ही हैं।
तो केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, सबसे पहले लेक्चर को अच्छे तरीके से अटेंड कर लेना है, शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं कि अच्छा ये मैम कह रही हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सर कह रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। फिर आपको जाना है एनसीईआरटी में। वैसे केमिस्ट्री की एनसीईआरटी ईजी है, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं है, तो आपको समझ में आ जाएगा। बट मैंने अगैन इसके लिए भी एक रेफरेंस बुक रखी हुई थी, क्योंकि कुछ टॉपिक डिफिकल्ट लगते हैं तो मैं रेफरेंस से देख लेती थी, और वहाँ पे वैसे भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है। तो एक रेफरेंस बुक आप चाहो तो ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि नहीं खरीदो, सेकंड हैंड ले लो यार, है ना। मैंने सेकंड हैंड ही ले रखी थी, वैसे सेकंड हैंड भी नहीं, मैंने लाइब्रेरी से ले रखी थी, ठीक है, तो इट वॉज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया, रेफरेंस से आप लोगों को नोट्स बना लेने हैं। अब आपके जब नोट्स तैयार हो गए हैं तो वापस से आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से उनको पढ़ना है, रिवीजन उनका करते रहना है, ठीक है। अगेन आपको क्वेश्चन बैंक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, तभी जाके आप मानोगे कि आपका वो चैप्टर कंप्लीट है। ये नहीं कि बस आपने लेक्चर देख लिया है, आपने कह दिया भैया स्वाहा हमारा तो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। अब मैथ्स में आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगी। आपको सबसे पहले जो भी लेक्चर है उसको अटेंड करना है, जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करके अपनी कॉपी में लिख सकते हो। अदरवाइज क्या होता है, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपने एक बार सॉल्व कर लिए हैं तो आपको आ ही जाते हैं, तो मैथ्स में एज सच नोट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चंस हैं, मिसलेनियस हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो गए, सारे के सारे आपको करने हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। क्या एनसीईआरटी इनफ है? मैथ्स के लिए एनसीईआरटी बिल्कुल इनफ नहीं है। आप लोग प्रीवियस ईयर्स देख लो, सैम्पल पेपर्स देख लो, पेपर अब डिफिकल्ट आने लग गया है, स्पेशली सीबीएसई का। स्टेट बोर्ड वालों का भी डिफिकल्ट हो गया है, बट स्टिल स्टेट बोर्ड में भी ऐसा होता है कि आप लोग अगर एनसीईआरटी कर लोगे तो पास तो हो ही जाओगे, इवन अच्छे मार्क्स भी ला सकते हो। बट इफ वी टॉक अबाउट सीबीएसई तो आप लोगों को डेफिनेटली आरडी शर्मा को प्रैक्टिस करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग जो क्वेश्चन बैंक है या फिर पीवाईक्यूज है उनसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आई होप ये बेसिक तो समझ में आ गया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को हम लोगों को किस तरीके से पढ़ना है। नेक्स्ट, बहुत सारे बच्चे ना यही पूछते हैं कि आपका टाइम टेबल क्या था, या हम लोगों को किस तरीके से टाइम टेबल बनाना चाहिए। ऑनेस्टली मेरा कभी भी एज सच कोई टाइम टेबल नहीं रहा है। आई डू फॉलो टू डू लिस्ट, जिसमें आप लोग क्या करते हो, सिंपली लिख दिए आपने टास्क कि आज मुझे ये सारे काम करने हैं, और रात को चेक करते हो कि इनमें से कौन कौन से काम मैंने कर लिए हैं, ठीक है। अब इसमें भी ना बेटर ये रहता है कि जो भी टास्क आप लोगों ने लिखे हैं उसमें आप टाइम भी मेंशन करो कि ये आपको सुबह करना है, या आपको शाम को करना है, या आफ्टरनून में करना है, या फिर इवनिंग टाइम पे करना है। तो जितनी भी चीजें हैं ना वो सारी लिखो कि किस टाइम पे आपको क्या क्या टास्क करने हैं, क्योंकि अदरवाइज हम लोग ना प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं कि अच्छा सुबह करना था बट कोई नहीं, चलो आज नहीं करा, आज कर लेंगे, मतलब शाम को कर लेंगे, है ना। फिर शाम को कहते हैं यार चलो कल कर लेंगे। तो इस तरीके से प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, इसीलिए आपको मेंशन करना है कि कौन सा टास्क आपको कितने बजे करना है, ठीक है। तो टाइम टेबल आज सच तो मैंने फॉलो नहीं करा, क्योंकि मैं सुबह बहुत लेट उठती थी, है ना। तो जैसे ही उठी मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह करा, सीधे मैं चले गई स्कूल। स्कूल में तो अपना जो भी रहता है वो रहता ही था, ठीक है, 4 बजे तक रहना ही है। फिर आओ घर, फिर 4 बजे, उसके बाद घर में जो भी होमवर्क वगैरह है वो करो। मोस्टली मैं हर दिन मैथ्स करती ही करती थी, एटलीस्ट 1 घंटा तो मैथ्स तो मेरा फिक्स था ही। इसके अलावा मैं फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री करती थी। जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि मैं मैक्सिमम दिन के 2 ही सब्जेक्ट लेती थी। उसके पीछे भी रीजन है, अगर आप बहुत सारे सब्जेक्ट एक दिन में लोगे ना तो इट विल बी लाइक बहुत क्योटिक हो जाएगा, है ना। कोई भी चीजों को हम फोकस्ड तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि मेरे दिमाग में होगा अच्छा मैथ्स में ये था, ठीक है, अब सडनली मैंने स्विच कर लिया कि अच्छा अब तो मैं फिजिक्स कर रही हूँ। तो मेरे साथ तो यही होता था कि मैं फोकस से तभी पढ़ सकती थी और अच्छे तरीके से मुझे चीजें समझ में भी आती थी जब मैं 1 या 2 सब्जेक्ट ही दिन के लूँ। मैथ्स तो मेरा मोस्टली फिक्स्ड ही रहता था, तो उसके साथ साथ मैं कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लेती थी, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोग भी अपना टाइम टेबल बना सकते थे। अब टाइम मैनेज कैसे करें, यही सबसे बड़ा सवाल रहता है, क्योंकि स्कूल भी जाना है, बहुत सारे बच्चे ट्यूशन भी जाते हैं, सेल्फ स्टडी भी करनी है, पढ़ना भी है, होमवर्क भी करना है, असाइनमेंट भी बनाना है, जितनी चीजें सब करनी है ना। तो यार टाइम मैनेजमेंट के लिए एक तो मैंने आपको टू डू लिस्ट बताई है, ठीक है। इसके अलावा मैं अपना टाइम सेव कर पाती थी क्योंकि मैं ट्यूशंस नहीं जाती थी। तो वैसे तो सबसे बढ़िया यही रहता है कि आप लोग ट्यूशन ना जाओ। अब ट्यूशन नहीं जाए तो कहाँ से पढ़े, यूट्यूब है, यूट्यूब में डिस्ट्रैक्शन लग रहा है तो कोई पेड कोर्स आप लोग खरीद लो, ठीक है। पैसे भी बचते हैं, टाइम भी बचता है, और जो टाइम वेस्ट आप करते हो अपने दोस्तों के साथ जाने में, घूमने में, है ना, बातें हो ही जाती हैं यार थोड़ी, तो वहाँ पे टाइम वेस्ट हो जाता है, वो आपका बच जाएगा। इसीलिए मैं ट्यूशन नहीं गई कभी भी, क्योंकि मेरा टाइम
बेस्ड बहुत ज्यादा हो जाता था। ठीक है, तो आई होप ये चीजें क्लियर है। अब नोट्स बनाने के लिए मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि कैसे कैसे बनाने हैं। इसके अलावा उस टाइम पे चैट जीपीटी नहीं था, है ना, तो मैं नहीं यूज कर सकती थी, बट आज तो चैट जीपीटी भी है। तो अगर कोई भी टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है और टीचर से भी पढ़ लिया है तभी भी नहीं समझ में आ रहा, रेफरेंस से देख लिया तभी भी नहीं समझ में आ रहा, तो चैट जीपीटी से पूछो। 100 बार पूछोगे ना और जेन्युइनली 100 बार बताएगा, है ना। तो आप लोग चैट जीपीटी का यूज करो एंड उसके बाद ना खुद से लिखो। ये नहीं कि चलो उसने कह दिया है तो ठीक है बाद में देख लेंगे, हो गया, नहीं। जो भी उसने बताया है समझ में आ गया है तो अपने नोट्स में कॉपी में उसको प्रॉपरली लिखो। ठीक है, ये समझ में आ गया। पीवाईक्यूज आपको जरूर से जरूर करने हैं। सैंपल पेपर देख लेना, रिलीज ऑलरेडी हो चुका है। जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। ठीक है, और आप लोगों को मिनिमम 5 से 10 तो करने ही है सैंपल पेपर्स प्रैक्टिस, बट अभी नहीं करने हैं, जब पूरा सिलेबस हो जाएगा तब करने हैं। ठीक है, इसके अलावा रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग वीकेंड्स में रिवाइज कर सकते हो, जैसे सैटरडे है, संडे है, जब भी छुट्टी मिल रही है तब रिविजन कर लो अपना बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, क्योंकि बैकलॉग भी बहुत हो जाता है, तो या तो वीकेंड्स का आप लोग यूज कर सकते हो बैकलॉग को क्लियर करने के लिए, है ना, या फिर रिविजन के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, देन लास्ट में एक और सवाल जो सबसे ज्यादा रहता है वो ये रहता है कि हम फोकस करके कैसे पढ़े, क्योंकि इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं हमारे आसपास तो हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, हर किसी के साथ ये होता है। कोई टॉपर है, किसी ने 100 लाए हैं मेरी तरह, तो मैं भी डिस्ट्रैक्ट रही ही हूँ। तो हर कोई डिस्ट्रैक्ट रहता है, बट उस डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम कैसे करना है वो बता देती हूँ। तो सबसे पहले 9, 10, 11, 12 मैंने इंस्टा यूज नहीं करा, फेसबुक यूज नहीं करा, मतलब करा ऑब्वियसली, बट हाँ मैंने अनइंस्टॉल कर दिया था एक सर्टेन टाइम के बाद। तो आप लोगों को FB, इंस्टा, स्नैपचैट, ठीक है, जो भी ये सारी चीजें हैं ये सब अनइंस्टॉल कर देनी है। जैसे मैं ट्विटर तो यूज करती ही नहीं थी, स्नैपचैट भी नहीं करती थी, बट जो भी था, जितना भी था, FB, इंस्टा मैंने अनइंस्टॉल कर दिया था। जो लड़के हैं गेम खेलते रहते हैं, ठीक है, पता नहीं क्या ही, तो वो गेम भी अनइंस्टॉल कर दो। सबसे पहली बात, मैं जब 2020 में मैंने अपनी पहली वीडियो बनाई थी, उसमें भी एक बच्चा है, वो स्टिल आज भी मेरे साथ इंस्टा पे कनेक्टेड है। उसने मुझे मैसेज करा था कि मैम मैं गेम एडिक्ट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा गेम खेलता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसने मुझे बोली थी और मैंने उसे बहुत ज़्यादा समझाया था, और इतना मैंने उसको समझाया ना कि उसने फाइनली वो गेम अनइंस्टॉल कर ही दिया और उसकी परसेंटेज बहुत बहुत अच्छी आई थी। ठीक है, तो आपको भी ये चीज़ करनी है, जितने भी ये डिस्ट्रैक्शन है हटा दो। हाँ, एक और डिस्ट्रैक्शन होता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला। अब उसका देखो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं कहूँगी कि ब्रेकअप कर लो तो मैं किसी का घर नहीं तोड़ सकती हूँ, बट एनीवेज मैनेज करो अगर करना है। ठीक है, बट अदरवाइज तो जितना हो सके सारी चीज़ों को अवॉइड करो, तो वही आप लोगों के लिए बेटर होगा, बिकॉज जेन्युइनली ये सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्शन तो होती ही है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये डिस्ट्रैक्शन जब आप हटा दोगे ना तो आपके पास काम क्या बचेगा, एक बात बताओ। वैसे तो हम दोस्तों के साथ घूमते हैं, अब आपने दोस्तों से कह दिया कि भाई मेरे को पढ़ना है, मेरा 12th है, तो वो कट गए। ठीक है, कोई बात नहीं यार, वो समझेंगे और 12th के बाद फिर वापस आ जाओगे। नहीं आने होंगे तो वो आपको वैसे भी ट्रू फ्रेंड्स होंगे नहीं। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसीलिए आपको क्या करना है, उनको कट ऑफ कर लेना है। अब क्या बचा जीवन में, बचा ही क्या, आपके पास सिर्फ 12th की स्टडीज ही बची। ठीक है, तो आपको सिर्फ अब वो स्टडीज करनी है, तो फोकस कैसे आएगा, एक बार शुरू तो करो। जब आप शुरू कर लोगे ना पढ़ना, बिलीव मी, वो मोमेंटम बना रहता है और आप अच्छे तरीके से पढ़ पाते हो। वंस यू ब्रेक इट कि चलो ठीक है कोई नहीं, आज ब्रेक टाइम है, आज मैं घूमने चले जाती हूँ दोस्तों के साथ, वंस यू ब्रेक इट फिर दूसरे दिन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि घूमना वूमना जितनी भी चीजें, शादी वादी सब बंद कर दो। मैंने बंद कर दी थी तभी मैं डेली पढ़ पाती थी, अदरवाइज जब भी मैं शादी में चले गई या घूमने चले गई ना, दूसरे दिन अरे वाह यार फोटोज देख रही हूँ, है ना कुछ सोच रही हूँ उस मेमोरी के बारे में, तो मैंने सब छोड़ दिया था। ठीक है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि ये सब कुछ टाइम के लिए एटलीस्ट छोड़ दो। ठीक है, एंड या एक और चीज जो बच्चे कहते हैं कि क्या हमें 10 घंटे पढ़ने की जरूरत है अगर हमें 95 प्लस या 90 प्लस लाना है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। मैं डेली के 3 से 4 घंटे मैक्सिमम पढ़ती थी सेल्फ स्टडी के, है ना, जो भी होमवर्क वगैरह है, असाइनमेंट है, या फिर स्कूल में मैं पढ़ रही हूँ, ये मैं कभी भी सेल्फ स्टडी में नहीं कंसिडर करती हूँ। सेल्फ स्टडी इज व्हेन यू आर स्टडिंग, यू आर आइदर मेकिंग योर नोट्स और यू आर स्टडिंग फ्रॉम देम और यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस, ये आता है सेल्फ स्टडी में। तो सेल्फ स्टडी के आपको 3 से 4 घंटे डेफिनेटली निकालने हैं। सो आई होप यार हर एक चीज आप लोगों को डिटेल में समझ में आ गई होगी। स्टिल अगर कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट कर दीजिए। सो दैट इज इट यार, आई होप आप लोगों को मजा आया होगा और प्रिपरेशन भी अच्छे तरीके से कर रहे होगे। कितनी परसेंटेज लाना चाह रहे हो और उसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हो, मुझे जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में बताओ। ओके, बाय बाय।